नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से भारत में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविड के बाद तो दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ही हार्ट अटैक के मामलों में 12% से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वक्त हार्ट डिजीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। यह आंकड़ा करीब 40% है। इसमें से करीब 50% मृत्यु दर होने के कारण इसे पहले ही डायग्नोज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरत है और ज्यादा जागरूक होने की, ताकि लोगों को हार्ट डिजीज के बारे में समय रहते पता चल सके। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ए के ठाकुर, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक पटना, डॉक्टर विकास सिंह, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, दक्ष हार्ट केयर, डॉक्टर विनीत कुमार, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट हॉस्पिटल पटना से। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ए के ठाकुर, आपका रुख कर रही हूं मैं। इंडिया में हार्ट डिजीज के मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं आप। क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस बढ़ती हार्ट डिजीज का कारण क्या है? इंडिया में हार्ट डिजीज बढ़ने का प्रमुख कारण में है हम लोग का जो रहन सहन है और खान पान है, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। पहले जो हम लोग का अर्निंग कैपेसिटी था, परचेजिंग कैपेसिटी था, वो कम था। आज के समय में हमारी जो लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो गई है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सेडेंटरी रहते हैं। आप गांव के परिवहन परिवेश से आकर के आप सब जगह अर्बनाइजेशन हो गया, शहरीकरण हो गया। उसमें हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत कम हो गया और इंटेक जो डाइट का है वो बढ़ गया। जंक फूड्स भी ज़्यादा लोग लेते हैं। उसके बाद नियमित व्यायाम वो भी नहीं कर पाते हैं उसके कारण से। दूसरा अलग उसका है कि पॉल्यूशन और स्ट्रेस। कम से कम 4-5 कारण है मुख्यतः है, जिसमें है कि शारीरिक परिश्रम कम हो करना, खान पान और जंक फूड और अधिक कैलोरी युक्त भोजन का सेवन करना। उसके बाद दूसरा है स्ट्रेस लेवल का बढ़ना। सब में आज न कल किसी न किसी कारण बस अपने वर्क लेवल पर, वर्क के कारण हो, वर्क स्टेशन पर हो, ऑफिस में हो या कहीं जनरल लाइफ में हो, चूँकि जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव बढ़ रही है, मानसिक तनाव, वो एक तरह से कॉजेटिंग फैक्टर हो रहा है हार्ट डिजीज के बढ़ते हुए मामले के लिए। उसके अलावा हमारा जो है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी बहुत हद तक है। और जितने स्टडीज हुए हैं, जितने अध्ययन हुए हैं, उसमें पाया गया है कि पॉल्यूशन भी एक अहम रोल प्ले करता है कॉजेशन ऑफ द हार्ट डिजीज, कॉजेशन ऑफ द वेरियस अलग अलग जो हार्ट डिजीज को प्रमोट करने वाले प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर रहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इस सब को प्रमोट करता है, जिसके कारण से लेकर के और हार्ट डिजीज बढ़ जाते हैं। तो 4 कारण मुख्यतः है: इनएक्टिविटी, हाई कैलोरी इंटेक, पॉल्यूशन एंड स्ट्रेस लेवल। डॉक्टर विकास सिंह, हमारे काफी दर्शक हैं जिनको हार्ट डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर नहीं पता। क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? हार्ट डिजीज के कारणों की अगर हम बात करें तो मुख्यतः इनके कारणों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है मॉडिफाइबल कारण, यानी ऐसे कारण जो आपके हाथ में है, जिसको आप बदल सकते हैं, और एक वजह है जिसको हम नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल जैसे कि बढ़ती उम्र, वो आपके हाथ में नहीं है और बढ़ती उम्र के साथ हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जनरली देखा गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ खास रेस होते हैं, जैसे साउथ एशियन पॉपुलेशन हो गए, यहाँ पर भी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट हमारा जो डिस्कशन है वो मूलतः ऐसे फैक्टर्स को लेके है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जो हमारे बस में है और जिनको कंट्रोल करके हम काफी हद तक हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। उनमें इंपॉर्टेंट वजह है डायबिटीज। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी हार्ट की बीमारी होने का खतरा ज्यादा है, बट इसको सही तरह से कंट्रोल करके आप काफी हद तक इस पे काबू कर सकते हैं। यही कहानी ब्लड प्रेशर को लेकर के भी है। ब्लड प्रेशर की अगर हमने समुचित देखभाल की, कंट्रोल सही रखा, तो हार्ट की बीमारी के चांसेस कम हैं। और कोलेस्ट्रॉल, बढ़ता कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हार्ट का खतरा बढ़ाता है। इन सब के अलावे जैसे अभी बात हुई सेडेंट्री लाइफस्टाइल की, अगर आपका वजन ज्यादा है, खान पान ठीक नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये सब वजह हैं जो हार्ट का खतरा बढ़ाती हैं। तो इन चीजों को आपको मूलतः देखने की जरूरत है, जिनसे आप काफी हद तक हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर विनीत कुमार, सीपीआर एक लाइफ सेविंग स्किल है, तो क्या आप इसके इम्पोर्टेंस और बेसिक स्टेप्स हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? सीपीआर एक बहुत ही बड़ा लाइफ सेविंग
मेजर है। जैसे यदि हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे थे सडन डेथ का, सडन डेथ यदि हो गया, जैसे मान लिया जाए यदि कोई आदमी अचानक से गिर गया, उसका यूजुअल 2 वजह हो सकता है, धड़कन का रुक जाना या बहुत धीरे हो जाना, या धड़कन का बहुत तेज होना। दोनों हालात में हार्ट अपना काम नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग हार्ट के ऊपर कंप्रेशन देके जो थोड़ा देर तक हो सके तो ब्लड फ्लो को मेंटेन करें। यही प्रोसेस सीपीआर कहलाता है। अब है कि सीपीआर डॉक्टर्स के लिए नहीं, आम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो अरेस्ट है, हार्ट का रुकना है, ये हॉस्पिटल में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, सड़कों पे, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पे। तो हम आम पब्लिक यदि ये चीज़ समझें तभी हम उस इंडिविजुअल की जान बचा सकते हैं, क्योंकि जब तक डॉक्टर की मदद आएगी उस समय तक उसका ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है। और इसके लिए आम पब्लिक को अवेयर होना है। यदि कोई आदमी गिर जाता है, अचानक से बेहोश होता है या गिर जाता है, तो उस हालत में हमें एक बार देखना है कि क्या वो सचमुच का बेहोश हो गया। 1-2 बार उसके ऊपर देखना है, जस्ट ऊपर से देख करके टैप करके कि क्या वो होश में है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो इमीडिएट मेडिकल हेल्प के लिए फ़ोन करना है, क्योंकि आप सीपीआर बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। मेडिकल हेल्प के लिए इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और सीपीआर एक बीच का वे है जिससे कि जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आता है, हम उसके ब्लड सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ मेहनत करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग यदि उसका एयरवेज को देखते हैं कि मुंह में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, वो खुला है। उसके बाद मुंह से कोई सांस देने का यूजुअल प्रोसेस हो सकता है कि हम लोग देखेंगे और ट्राई करें। और सीधा सीने के ऊपर कंप्रेशन करते हैं। ये कंप्रेशन 1 मिनट में 100 बार या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इफेक्टिव कंप्रेशन होना चाहिए, मतलब सीने की हड्डी ऑलमोस्ट 1 इंच तक नीचे दबनी चाहिए, तभी वो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। यदि हम इफेक्टिवली हार्ट के ऊपर या सीने के ऊपर हाथ रख के दबाते हैं 1 मिनट में 100 बार या उससे ज़्यादा, तो जब तक हार्ट नहीं चल पा रहा है तब तक वो ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। और इस बीच मेडिकल हेल्प आ गई तो शायद उस इंडिविजुअल की जान बच सकती है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि यदि हम वो सीपीआर नहीं करें और मेडिकल हेल्प आने में थोड़ा लेट भी है, 5 मिनट या 10 मिनट भी हुआ, तो शायद वो इंडिविजुअल नहीं बच सकता। यदि वो आदमी बचता है जिसका कि हार्ट रुक गया या अरेस्ट हुआ है, तो उसमें पूरा योगदान उस इंडिविजुअल का होगा जो कि उसे विटनेस किया, जो देखा गिरते हुए और सीपीआर कर रहा है। सीपीआर करके मेडिकल हेल्प तक यदि हम उसे अलाइव रखने के लिए कोशिश करें तो शायद संभव है कि हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो समझना ये है कि यदि हम कहीं भी देखते हैं कि कोई आदमी अचानक गिर जाता है, घबराए नहीं, भागे नहीं, उसके निकट जाएं, देखें यदि वो सचमुच का गिर गया है तो मेडिकल हेल्प के लिए फ़ोन करें, इन्फॉर्म करें और सीपीआर करना शुरू कर दें। सीने के ऊपर दबाव देना होगा, इफेक्टिव दबाव देना होगा। और ये बहुत एसेंशियल है, ये लाइफ सेविंग है, ये आम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। डॉक्टर ए.के. ठाकुर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है और सीपीआर कब करना चाहिए? जैसा कि अरेस्ट का मतलब अब लिटरल मीनिंग ये होता है, शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठीक है। तो हार्ट अटैक और अरेस्ट दोनों सिनोनिमस नहीं है। हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट किसी कारण से भी हो सकता है। हार्ट अटैक एक वजह हो सकती है। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि हृदय की जो ब्लड सप्लाई है वो किसी कारण बस रुक गई है, ब्लॉकेज होने से रुक गई होगी, तो उसके कारण से जो उसका सप्लाई कम हो गया, तो उसके जो आगे की जो सप्लाई टिश्यू है उसको सप्लाई नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, तो वो डेड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। एंड रीजन इज, कारण यही है कि ब्लड की सप्लाई कम हुई, इस्कीमिया। इसके कारण से, हार्ट अटैक के कारण से बहुत सारे और प्रोसेस हो सकते हैं, जिसके कारण से अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट एक उसमें से अल्टीमेट प्रोसेस हो सकता है जो कि कार्डियक अरेस्ट होगा। लेकिन कार्डियक अरेस्ट मतलब किसी कारणवश हृदय का गति का रुक जाना, वो हार्ट अटैक के अलावा भी और बहुत कारण से हो सकता है। जैसे एरिथमिया है, जिसमें मान लीजिए किसी को ट्रॉमा हो सकता है, कोमोसियोकॉर्डी जैसे होता है, चाहे और भी लक्षण कारण हो सकते हैं। तो हार्ट अरेस्ट का लिटरल मीनिंग ये हुआ कि किसी कारणवश भी हृदय गति का रुकना। और कार्डियक अरेस्ट का सबसे प्रथम और सही सटीक जो उपचार है दैट इज सीपीआर। जो उसको उन्होंने अभी डॉक्टर विनीत ने बताया कि सीपीआर करके उसको हम लोग तुरंत उसको सेव कर सकते हैं, और तब तक में जो हमारा जो आगे का एडवांस ट्रीटमेंट है वो जब तक मेडिकल पर्सन आएंगे तब तक में सीपीआर करके उनको जिंदा रखा जा सकता है।
इसके और हार्ट अटैक का अलग फिर अपना ट्रीटमेंट होता है हार्ट अटैक के कारण से, जिससे कि हम लोग ब्लॉकेज खोलने और मेडिकेशन का वो साथ साथ कर देते हैं। तो अरेस्ट एंड अटैक ये दोनों सिनोनिमस नहीं है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक अलग अलग चीज है। अरेस्ट इन द प्रोसेस है, अटैक के कारण भी हो सकता है और बिना अटैक के भी अरेस्ट हो सकता है। डॉक्टर विकास सिंह, जैसा कि हमें पता है कि अर्ली इंटरवेंशन कैन बी लाइफ सेविंग इन कार्डियक केयर, तो हार्ट डिजीज के अर्ली स्टेज में डायग्नोज्ड होने पर क्या ट्रीटमेंट्स हैं? किसी भी बीमारी में अगर समय रहते आप बीमारी का पता लगा लेते हैं तो इलाज बहुत आसान भी हो जाता है और मरीज के लिए जो आगे का लाइफ है, आगे की जो जीवन है, वो काफी बेहतर रह सकती है। तो हार्ट के मामलों में तो खास तौर से हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि टाइम इज मसल, और इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि समय ही जीवन है, टाइम इज लाइफ। हार्ट अटैक के मरीज कितनी जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं यही डिसाइड करता है कि वो मरीज की जिंदगी आगे कैसी रहेगी। अगर उन्होंने शुरुआती कुछ कीमती घंटे वेस्ट कर दिए तो आप कुछ भी कर लें, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। तो जब भी आप शुरू में ही किसी बीमारी को पकड़ लेते हैं तो आपको बहुत मौके मिलते हैं कई सारी चीजों को करने में। हार्ट की बीमारी में आपको मौका मिलता है लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट के लिए या लाइफस्टाइल मेजर्स पे फोकस करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर पहले ही पता चल गया कि किन्हीं की टीएमटी पॉजिटिव आ रही है या हार्ट में ब्लॉकेज की संभावना हो सकती है, तो आप देखते हैं कि उनकी वजन अगर ज्यादा है तो वजन को नियंत्रित करें, ब्लड प्रेशर शुगर ज्यादा है तो उन चीजों पे फोकस करें, लाइफस्टाइल अगर उनकी गड़बड़ है, टहलना घूमना नहीं कर पाते तो वहां फोकस करें। कहने का मतलब आपको दवाइयों के अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा विंडो मिल जाता है जिस पर आप जमीनी लेवल पे या बेसिक लेवल पे चीजों को ठीक कर पाते हैं। दूसरा कि जो आप दवाइयां भी देते हैं उनको काम करने के लिए एक बेहतर अवसर मिल पाता है, काफी समय मिल पाता है। आप पेशेंट को दूसरे तरीके से भी इन्वॉल्व कर सकते हैं या उनकी काउंसलिंग बेहतर हो सकती है, क्योंकि एक बार बीमारी हो जाने के बाद इन चीजों पे समय बिताने का शायद वक्त नहीं रह जाता। और अगर एंजियोग्राफी की जरूरत भी पड़ गई, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या पेसमेकर या फिर बाईपास जैसी चीजों की जरूरत भी पड़ गई, तो ये भी टाइमली अगर किए जाए तो इनका नतीजा कहीं बेहतर है बनिस्बत की देरी होने पे। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय रहते अपने डॉक्टर से मिलें तभी बेहतर इलाज मुमकिन है। डॉक्टर विनीत कुमार, अक्सर लोग हार्ट इश्यूज के वार्निंग साइंस को अनदेखा कर देते हैं, तो क्या आप इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं जिससे कि लोग इसे अनदेखा ना करें? ये बहुत जरूरी है। यूजुअली हार्ट डिजीज में हमारे पास वार्निंग साइन होता है, लोग अनदेखा करते हैं जिसकी वजह से हमें सडन डेथ जैसे सिनेरियो को देखने की नौबत आ जाती है। हम कुछ सिम्टम का नाम जरूर गिनाना चाहेंगे, जैसे सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, धड़कन का अचानक बढ़ जाना या कई बार गिडनेस फील होना, लगता है कि कुछ घूम रहा है, घूमकर गिर जाना या बेहोश हो जाना। यदि सीने में दर्द की बात हम लोग शुरू करें तो शुरुआत में सीने में दर्द एक्सर्शन करने, वॉकिंग करने या एक्सरसाइज करने पे होता है। धीरे धीरे जैसे बीमारियां बढ़ने लगती है वैसे हमें मिनिमल एक्सर्शन या थोड़ा एक्सरसाइज या वॉकिंग करने पर ही दिक्कत शुरू होता है, और जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो बिना एक्सर्शन के रेस्ट पे भी हमें दर्द होता है। तो यदि सीने में दर्द हो रहा हो, भले ही वो भारी काम करने के बाद भी, तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए, ये हार्ट डिजीज से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा बात, सांस लेने में तकलीफ। यदि एक्सर्शन पे सांस में दिक्कत हो रही है या अचानक सांस में दिक्कत शुरू हुई या अचानक धड़कन बहुत तेज हो रहा हो, या जब आप एक्सर्शन या वॉकिंग करते हैं उस समय यदि आपकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है या आपको लग रहा है कि चारों तरफ का कुछ घूम रहा है, घूम के बेहोशी सा महसूस होता है, लाइट हेडनेस फील होता है, तो निश्चित रूप से ये सब कुछ इंडिकेट करता है कि शायद ये हार्ट डिजीज है। और यदि हम अर्ली अपने डॉक्टर का एडवाइस लें तो शायद हम एक बड़े हार्ट अटैक से या सडन डेथ से बच सकते हैं। शुरुआती लक्षण में यदि हम कंसल्ट करें तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, और यदि डिजीज एडवांस कर गया तो हो सकता है कि सीधा हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ के रूप में दिखाई दे, जो बहुत ही बुरा होता है, उसका यूजुअल परिणाम अच्छा नहीं होता। डॉक्टर ए.के. ठाकुर, कुछ केसेस में ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके क्या इंडिकेशंस हैं? इसका निर्णय हम लोग इस बेसिस पर करते हैं कि जो धमनियों में ब्लॉकेज है, रुकावट है, वो कहाँ पर है। एक तो ये है, जैसा हमने पहले बताया था कि प्रमुख दो भाग में बांटते हैं ब्लड सप्लाई को, लेफ्ट सिस्टम और राइट सिस्टम। और लेफ्ट के जो सिस्टम उसको लेफ्ट मेन आर्टरी बोलते हैं। अगर लेफ्ट मेन आर्टरी के ऑरिजिन पर, जहाँ से शुरुआत होती है, वहीं अगर ब्लॉकेज है तो हम लोग कहते हैं कि इसका, चूंकि रिजल्ट जो देखा गया है बहुत सारे अध्ययनों से जो पाया गया है
ऐसे कंडीशन में बाईपास का रिजल्ट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा होता है। तो उस कंडीशन में अगर फेवरेबल पेशेंट हो और वो पेशेंट विलिंग हो तो हम लोग बोलते हैं कि आप बाईपास कराइए, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा पाएगा। उसके अलावा दूसरा जो इंडिकेशन होता है वो ये है कि मल्टीपल जगह पर उसको ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज मल्टीपल जगह पर है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको फिर बोलते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा तो 10-20 स्टेप लगा नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में बाईपास की आवश्यकता पड़ती है और हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप बाईपास के लिए जाइए, क्योंकि आपका कई जगह पर ब्लॉकेज है। तीसरा कंडीशन होता है कि टीवीडी बोलते हैं, जैसे तीनों नली में अगर ब्लॉकेज है तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोलते हैं कि आप बाईपास के लिए जाइए। चौथा कंडीशन होता है कि अगर डायबिटिक है और टीबीडी है, नॉन डायबिटिक में हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टेंट से काम चलने वाला तो स्टेंट से काम हो जाए। अगर डायबिटिक है तो इसमें भी पाया गया है डायबिटिक पेशेंट में खास करके कि लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बाईपास का ज़्यादा अच्छा रहता है। ये 4-5 कंडीशन होते हैं जिसमें हम लोग बाईपास को प्रीफर, लेकिन बाईपास अपने आप में एक बहुत बड़ी मेजर ऑपरेशन होता है जिसके लिए बहुत बार पेशेंट भी तैयार नहीं हो पाते हैं और उसका कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होता है, जिसको इसीलिए आजकल जो है पहले के रिस्पेक्ट में हम लोग लेफ्ट मेन में भी इंटरवेंशन करते हैं। स्टेंटिंग के द्वारा बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है लेफ्ट मेन में केस में भी, लेकिन अगर डायबिटिक है, टीबीडी है, मल्टीपल जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बाईपास इज अ गुड ऑप्शन। डॉक्टर विकास सिंह, ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन जरूरी होता है, क्या आप इसके रोल और रिकवरी प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि ये पेशेंट्स के लिए कितना जरूरी है? रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी हिस्सा है किसी भी इलाज का। आप सोचिए, अगर किसी को कोई बीमारी हुई है तो केवल दवाइयां दे करके या केवल ऑपरेशन करके कहानी खत्म नहीं हो जाती। किसी को हार्ट अटैक हो गया, हमने एंजियोप्लास्टी कर दी, दवाइयां लिख दी। अब मकसद ये होता है कि उनकी पहले की जैसी जिंदगी थी, हम कहां तक उनको वापस उसी जगह पर ले जा सकते हैं, उसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं, कि वापस उस जगह तक पहुंचाने की उनको कोशिश करना, और ये कई स्तर पे होता है। तो रिहैबिलिटेशन बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो हम बनाते हैं, जिसमें एक्सरसाइज ट्रेनिंग की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, काउंसलिंग की बात होती है, उनके साइको सोशल जो फैक्टर्स, उनको जो परेशानी हो रही है, कई बार डिप्रेशन होती है, तो इन सब चीजों का उसमें ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले तो फिजिकल रिहैबिलिटेशन होता है। हर आदमी जिसको हार्ट की बीमारी हुई है उसको वापस स्ट्रेंथ गेन करने में या पुराने काम को करने के लिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और उनकी बीमारी के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से डॉक्टर्स और उनके साथ जो स्टाफ है वो डिसाइड करते हैं कि कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे करने हैं, ताकि उनकी ताकत धीमे धीमे हार्ट की भी और उनकी शरीर की भी ताकत धीमे धीमे बढ़ती जाए। एक होता है साइको सोशल रिहैबिलिटेशन। तो डिप्रेशन इतना कॉमन है किसी भी हार्ट के मरीज को, उनको तो लगता है कई बार कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई, अब इसके बाद वो वापस कोई काम नहीं कर पाएंगे जो पहले से कर पाते थे। हालांकि ये सही बिल्कुल नहीं है, बट धीमे धीमे इस फेज में, जो भी तुरंत हार्ट अटैक के बाद का फेज हुआ या बीमारी के बाद का फेज हुआ, इस समय आपको कई दफे मरीज के साथ बैठ करके, उनके अटेंडेंट्स के साथ बैठ करके उनको बताना होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, आगे की जिंदगी बाकी है, आप पहले की तरह ही काम करेंगे। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी का जो हिस्सा आप डील करते हैं, ये साइको सोशल रिहैबिलिटेशन है। आप इसी मौके को भुनाते हैं कई लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए। अगर कोई तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं या चलते फिरते बिल्कुल नहीं है, तो आप इन चीजों को भी रीएम्फसाइज करते हैं उनको कि भाई ये करने की जरूरत है, ताकि जो स्थिति अभी आई है वो भविष्य में फिर दोबारा ना आए। दवाइयों की महत्ता के बारे में भी आप उनको लगातार बताते रहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार वो अच्छा महसूस करने लगे और दवाइयां सारी छोड़ दें और कहानी दोबारा फिर उसी जगह पे पहुंच जाए। तो ये सब वजह है कि आप रिहैबिलिटेशन पे फोकस करना चाहते हैं। मरीजों के लिए रिहैबिलिटेशन का बहुत यूजफुलनेस है या बहुत उपयोगिता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, वो उनके दोबारा से हॉस्पिटलाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। दूसरा, उनकी लाइफस्टाइल के साथ साथ उनकी जिंदगी भी बढ़ती है, उनकी जिसको हम लोग कहते हैं मोर्टालिटी रिडक्शन, उसमें भी असर देखा गया है। तो कई लेवल पे रिहैबिलिटेशन जरूरी हो जाता है और हर इलाज का एक जरूरी हिस्सा है। डॉक्टर विनीत कुमार, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या आप इसके बेनिफिट्स और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता सकते हैं? निश्चित रूप से एंजियोप्लास्टी एक बहुत अच्छा इन्वेंशन कह सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे, हार्ट अटैक की एक यूजुअल वजह ये है कि हार्ट के नलियों में ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज यदि एक लिमिट तक रहा, 60-70%, 80% तक है, तब तो दवाओं से यूजुअल हम लोग सारा दे करके देखते हैं कैसा रहता है। बट यदि ब्लॉकेज 80% या उससे ज़्यादा 90% हो गया, या
हार्ट अटैक हो गया है जिसमें कि ब्लॉकेज वो नली 100% बंद हो गई है। इन सब सिनेरियोज में हम लोग एंजियोप्लास्टी के लिए एडवाइस करते हैं। ये एक ऐसा वे है, तरीका है जिसमें कि हार्ट के नली में जो ब्लॉकेज है उसको दूर करते हैं और इसमें बिना कोई ऑपरेशन के, मतलब मरीज को बेहोश भी नहीं करते। हाथ के रेडियल नली से ये यूजुअल आजकल हम लोग 90% या 95% केसेस ऐसे कर पाते हैं। सबसे पहले हार्ट तक पहुंचते हैं, वायर को अंदर लेके जाते हैं, बलून से उसको ओपन करते हैं और फिर वो दोबारा बंद ना हो जाए इसके लिए उसके अंदर एक स्टेंट लगाते हैं। तो यूजुअल जो ओल्ड फैशन था कि हम लोग को हार्ट को ओपन करके बाईपास सर्जरी किया जाता था, आज ये न्यूअर टेक्निक है जिसमें कि बिना ऑपरेशन किए, बिना मरीज को बेहोश किए हम लोग ब्लॉकेज का उपचार कर पाते हैं। तो ये डेफिनेट रूप से बहुत ही बेहतर तरीका है और अभी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। और रहा बात की इसका नुकसान का, यूजुअल नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, बट यदि हार्ट अटैक है तो उसका अपना नुकसान है, तो करने का जो रिस्क है वो निश्चित रूप से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। या ये भी होता है कि कई बार 100 में एक आध मरीज को यूजुअल करते समय थोड़ा रिस्क हो सकता है कि कई बार कुछ डिसेक्शन हो जाए, कई बार नली में होल बन जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है, उसका भी हम लोग उपचार डेफिनेट रूप से 99% केसेस में कर पाते हैं। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज़ है ये जानने का कि यदि स्टेंट लग गया है या एंजियोप्लास्टी हो चुका है तो उसके बाद दवाइयाँ बंद ना करें, क्योंकि वो मेटल इम्प्लांट है। दवाएं बंद करेंगे तो वो बंद हो सकता है, दवाएं लेने पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि अब हमारा सीने में दर्द नहीं हो रहा है, स्टेंट लग गया, अब तो कुछ दिक्कत है नहीं, बेकार की दवाएं खा रहे हैं। यही एकमात्र उसका शायद आप डिमेरिट कह सकते हैं कि उसके बाद भी दवाएं लगातार लेनी है। यदि हम दवाओं को ठीक से लें तो ये एक बहुत ही अच्छा उपचार का तरीका है और इसका रिजल्ट बहुत एक्सट्रीमली गुड है। मोर देन 99% में हम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं और इसमें रिस्क बहुत ही मिनिमल है यदि हम लोग बाईपास सर्जरी से कंपेयर करें। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट डिजीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने आज हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को आप दिखाएं और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।